नमस्कार साथियों। जय हिंद, वंदे मातरम। कैसे हैं आप सभी लोग? हम उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। आप लोग एक बार पुनः से आ चुके हो दीपक लक्षव यूट्यूब चैनल की ऑनलाइन क्लासेज में। हम आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत, वंदन और अभिनंदन करते हैं। आप सभी के मध्य में हम पुनः लेकर के उपस्थित हुए हैं हिंदी साहित्य के इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला को लेकर के, जो आपके लिए यूपीएलटी, टीजीटी, पीजीटी, केवीएस, एनबीएस, डी ट्रिपल एसएसबी और अन्य सभी भारतवर्ष की महत्वपूर्ण परीक्षाओं में कारगर साबित होंगे। आप सभी लोग एक बार सेशन को लाइक, कमेंट कर शेयर कर दीजिए। और हमारे चैनल के ऊपर यदि आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, जिससे आने वाली कक्षाओं का नोटिफिकेशन आप सभी लोगों को मिलता रहेगा। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं बगैर किसी इंतजार के आज के सेशन की पहले प्रश्न के साथ में। बच्चन सिंह के अनुसार रामचंद्र शुक्ल की सीमाओं का उद्घाटन सर्वप्रथम किस आलोचक ने किया है? बहुत ही शानदार प्रश्न और इम्पॉर्टेंट आपकी परीक्षा के लिए। बच्चन सिंह के अनुसार रामचंद्र शुक्ल की सीमाओं का उद्घाटन सर्वप्रथम किस आलोचक ने किया है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, नंद दुलारे वाजपेयी, रामविलास शर्मा, शांतिप्रिय द्विवेदी जी ने। आप सभी लोगों को अपना सही उत्तर करना है। बच्चन सिंह के अनुसार रामचंद्र शुक्ल की सीमाओं का उद्घाटन सर्वप्रथम किस आलोचक ने किया है? तो आप सभी लोगों का इस प्रश्न के लिए जवाब आ रहा है विकल्प बी, तो सही माना जाएगा, यानी कि नंद दुलारे वाजपेयी जी ने शुक्ल जी की सीमाओं का सर्वप्रथम उद्घाटन करने का काम किया है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। बच्चन सिंह अपनी पुस्तक हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास में लिखते हैं कि सबसे पहले नंद दुलारे वाजपेयी जी ने शुक्ल जी की सीमाओं को उद्घाटित किया। उन्होंने छायावादी काव्य के संदर्भ में शुक्ल जी के दृष्टिकोण को नवीन साहित्यिक संवेदना के उपयुक्त नहीं माना। बहुत ही शानदार कथन है ये। सबसे पहले नंद दुलारे वाजपेयी जी ने शुक्ल जी की सीमाओं को उद्घाटित किया। उन्होंने छायावादी काव्य के संदर्भ में शुक्ल जी के दृष्टिकोण को नवीन साहित्यिक संवेदना के उपयुक्त नहीं माना। फिर जो है नंद दुलारे वाजपेयी जी का कथन है, क्या कहते हैं? अपनी पूर्वाग्रह और द्विवेदीकालीन संस्कारों के कारण शुक्ल जी छायावादी काव्य के साथ न्याय नहीं कर सकते। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, जितना ग्राम गीत शीघ्र फैलते हैं और जितना काव्य को संगीत के द्वारा सुनकर चित्त पर प्रभाव पड़ता है, उतना साधारण शिक्षा से नहीं। ये कथन किस लेखक का है? देखते हैं हम लोग। शिव प्रसाद सितारे हिंद, राधा कृष्ण दास। आगे के कथनों को देख लेते हैं हम लोग। भारतेंदु हरिश्चंद्र प्रताप नारायण मिश्र। क्या है प्रश्न? जितना ग्राम गीत शीघ्र फैलते हैं, जितना काव्य को संगीत के द्वारा सुनकर चित्र पर प्रभाव पड़ता है, उतना साधारण शिक्षा से नहीं। तो ये कथन किस आलोचक का है? तो आप सभी लोगों का इस प्रश्न के लिए जवाब आया है विद्यार्थियों विकल्प सी, तो सही माना जाएगा, यानी भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का ये कथन है। आगे बढ़ेंगे हम लोग। ये कथन भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का है, जिसे इन्होंने अपने लेख जाति संगीत में व्यक्त किया है। जाति संगीत मई 1897 में कवि वचन सुधा पत्रिका में प्रकाशित हुआ है। ये भी महत्वपूर्ण बात है। जाति संगीत 1879 में कवि वचन सुधा पत्रिका में प्रकाशित हुआ है। फिर उसके बाद में
आपका अगला प्रश्न है, मानस का हंस से संबंधित निम्नलिखित तथ्यों में से सही तथ्यों का चयन कीजिए। तो देखते हैं हम लोग इसमें क्या सही है क्या गलत है। मानस का हंस लिखने का विचार नागर जी को महेश कौल के साथ बात करते हुए आया था। दोहावली और गीतावली में तुलसी की जीवन झांकी खास तौर पर मिलती है। फिर है, उपन्यास में तुलसी के जन्म स्थान के रूप में राजापुर को चित्रित किया है। इस उपन्यास को लिखने से पहले नागर जी ने कवितावली और विनय पत्रिका को खास तौर पर पढ़ा है। तो इसमें कौन कौन सी बातें सही हैं, प्रश्न को एक बार हम लोग फिर से देख लेते हैं। मानस का हंस से संबंधित निम्नलिखित तथ्यों में से सही तथ्यों का चयन कीजिए। तो सबसे पहले क्या है, मानस का हंस लिखने का विचार नागर जी को महेश कौल के साथ बात करते हुए आया। ये बात क्या है, बिल्कुल ठीक है। फिर दोहावली और गीतावली में तुलसी की जीवन की झांकी खास तौर पर मिलती है। ये बात गलत है। फिर अगला है, उपन्यास में तुलसी के जन्म स्थान के रूप में राजापुर को चित्रित किया गया है। ये भी बात सही है। इस उपन्यास को लिखने से पहले नागर जी ने कवितावली और विनय पत्रिका को खास तौर पर पढ़ा। ये भी बात सही है। यानी ए, सी, डी ये तीन बातें सही हैं और ये जिस विकल्प में होंगी वही आपका सही उत्तर माना जाएगा। तो किसमें है ये बातें, ए, सी, डी, यानी कि विकल्प बी में, और यही आपका सही उत्तर होगा इस प्रश्न के लिए। मानस का हंस, ये उपन्यास किसका है, अमृतलाल नागर जी के द्वारा रचित है। इसका प्रकाशन 1972 में हुआ है। इस उपन्यास के आमुख में लिखा हुआ है, मानस का हंस लिखने का विचार नागर जी को महेश कौल के साथ बात करते हुए आया। तुलसी के जन्म स्थान के रूप में राजापुर गांव को चित्रित किया गया है और इस उपन्यास को लिखते समय नागर जी ने कवितावली और विनय पत्रिका को खास तौर पर पढ़ा है। अन्य महत्वपूर्ण बातें हैं, कवितावली और दोहावली में तुलसी की जीवन झांकी खास तौर पर मिलती है, जबकि दोहावली और गीतावली में कहीं कहीं तुलसी की झांकी मिलती है। मूल गोसाई चरित के लेखक संत बीड़ी माधवदास जी हैं। कौन है मूल गोसाई चरित के लेखक, संत बीड़ी माधवदास जी। यह उपन्यास 4 जून 1971 को तुलसी स्मारक भवन अयोध्या से लिखना आरंभ हुआ और 23 मार्च 1972 ईस्वी यानी रामनवमी के दिन पूरा होता है। हम सभी लोग आगे बढ़ेंगे। आपका अगला प्रश्न है, जब आप अपने को राजनीतिक अधिकारों की तुला पर कमजोर पाते हैं तो आप सामाजिक व्यवस्था भी अच्छी नहीं बना सकते, और जब तक आपकी सामाजिक व्यवस्था तर्क और न्याय पर आधारित नहीं है तब तक आप राजनीतिक अधिकारों का उपयोग करने के योग्य भी नहीं हो सकते। यह कथन किस समाज सुधारक का है? बहुत ही शानदार प्रश्न आप सभी के सामने है। राजा राम मोहन राय। आगे के विकल्प हैं केशव चंद्र सेन, स्वामी दयानंद सरस्वती, महादेव गोविंद रानाडे। तो एक बार कथन को हम लोग फिर से देख लेते हैं। जब आप अपने को राजनीतिक अधिकारों की तुला पर कमजोर पाते हैं तो आप सामाजिक व्यवस्था भी अच्छी नहीं बना सकते, और जब तक आपकी सामाजिक व्यवस्था तर्क और न्याय पर आधारित नहीं है तब तक आप राजनीतिक अधिकारों का उपयोग करने के भी योग्य नहीं हो सकते। ये कथन किसका है? तो आप लोगों का सही जवाब होगा विकल्प डी, यानी महादेव गोविंद रानाडे आपका सही उत्तर माना जाएगा। हम लोग आगे बढ़ते हैं।
आपका अगला प्रश्न है, विष्णु प्रभाकर के अनुसार गांधी जी के आदेश पर महादेव देसाई ने शरत चंद्र की किन रचनाओं का गुजराती में अनुवाद किया है? बिराजू बहू, राम की सुमति, चरित्रहीन, मंझली दीदी, अभिमान। विष्णु प्रभाकर के अनुसार गांधी जी के आदेश पर महादेव देसाई ने शरत चंद्र की किन रचनाओं का गुजराती में अनुवाद किया है, आप सभी को बताना है। तो इसमें जो है आपका बिराजू बहू, राम की सुमति और मंझली दीदी, इन 3 रचनाओं का जो है गुजराती में शरत चंद्र की रचनाओं का अनुवाद महादेव देसाई जी ने किया है। यानी ए, बी और डी, ये जिस विकल्प में आगे होगा वही आपका सही उत्तर माना जाएगा। तो ए, बी, डी किस में है आपका? वो है विकल्प बी में, और यही आपका सही उत्तर है। हम लोग बढ़ते हैं अगले क्रम की ओर। आवारा मसीहा विष्णु प्रभाकर द्वारा रचित बंगला साहित्यकार शरत चंद्र की जीवनी है। क्या है आवारा मसीहा? विष्णु प्रभाकर के द्वारा रचित बंगला साहित्यकार शरत चंद्र की ये जीवनी है। इस जीवनी की प्रस्तावना के अनुसार गुजराती में सबसे पहले सन 1925 ईस्वी के आसपास महात्मा गांधी के आदेश पर उनकी यानी शरत चंद्र की कुछ रचनाओं का अनुवाद महादेव देसाई ने किया। वे रचनाएं थी बिराज बहू, बिंदो की लल्ला, राम की सुमत, मंझली दीदी इत्यादि। फिर अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हैं आवारा मसीहा से, यानी आवारा मसीहा प्रथम संस्करण मार्च 1974 में प्रकाशित हुआ। हेनरी वुड के उपन्यास इस्टलिन के आधार पर शरत चंद्र ने एक उपन्यास अभिमान शीर्षक से लिखा है। क्या नाम है? अभिमान शीर्षक। फिर जो है आपका अगला प्रश्न है, कलम का सिपाही जीवनी लिखने में जीवनीकार को निम्नलिखित में से किस स्रोत से मदद नहीं मिली? प्रेमचंद की डायरी से, प्रेमचंद के पत्रों से, पुस्तक पत्रिकाओं में प्रकाशित संस्मरणों से, मुंशी जी की सर्विस बुक से। कलम का सिपाही जीवनी लिखने में जीवनीकार को किस स्रोत से मदद नहीं मिली है? तो इस प्रश्न के लिए आप सभी का जवाब आया है विकल्प ए, तो ठीक होगा। यानी प्रेमचंद की डायरी से मदद नहीं मिलती है, प्रेमचंद के पत्रों से, पुस्तक पुस्तिकाओं में प्रकाशित संस्मरणों से, मुंशी जी की सर्विस बुक से, इन सभी से जो है मदद कलम का सिपाही जीवनी लिखने में जीवनीकार को मिलती है। कलम का सिपाही अमृत राय द्वारा लिखित कथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद की जीवनी है। इस पुस्तक का पूरा नाम है प्रेमचंद कलम का सिपाही। इसका प्रथम संस्करण 1962 ईस्वी में प्रकाशित हुआ है। इसी पुस्तक की भूमिका के अनुसार बहुत बार लेखक को अपनी डायरियों और जर्नलों से जीवनीकार को बहुत मदद मिल जाया करती है। प्रेमचंद को डायरी या जर्नल लिखने की आदत न थी। इसी तरह जीवनी की सामग्री का एक बड़ा कोष सिरे से खत्म हो गया। इस प्रकार कलम का सिपाही जीवनी लिखने में जीवनीकार अमृत राय को प्रेमचंद की डायरी से कोई मदद नहीं मिलती है और प्रेमचंद के पत्रों से, पुस्तक पुस्तिकाओं में प्रकाशित संस्मरणों तथा मुंशी जी की सर्विस बुक से मदद मिलती है। फिर जो है अगला प्रश्न है आपके सामने, सूची 1 का मिलान सूची 2 से करना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आप सभी के सामने है। एक तरफ है आलोचक और दूसरी तरफ है उनके आलोचना ग्रंथ। तो सबसे पहले आपके सामने है
शांतिप्रिय द्विवेदी जी। शांतिप्रिय द्विवेदी जी के ग्रंथ का नाम क्या है, देख लेते हैं हम लोग। तो शांतिप्रिय द्विवेदी जी के आलोचना ग्रंथ का नाम है युग और साहित्य। क्या नाम है? युग और साहित्य। फिर है हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी के आलोचना ग्रंथ का नाम क्या है? हिंदी साहित्य। फिर है बच्चन सिंह। इनके आलोचना ग्रंथ का नाम क्या है? तो इनके ग्रंथ का नाम है साहित्य का समाजशास्त्र और रूपवाद। फिर है इंद्रनाथ मदान। इनके आलोचना ग्रंथ का नाम है आधुनिक कविता का मूल्यांकन। शांतिप्रिय द्विवेदी के ग्रंथ का नाम है युग और साहित्य। हजारी प्रसाद द्विवेदी के ग्रंथ का नाम है हिंदी साहित्य। बच्चन सिंह के आलोचना ग्रंथ का नाम है साहित्य का समाजशास्त्र और रूपवाद। और इंद्रनाथ मदान के ग्रंथ का नाम है आधुनिक कविता का मूल्यांकन। तो यहाँ पर आप सभी का सही मिलान किया गया है। और कूट के रूप में यदि हम लोग देखेंगे तो इसमें विकल्प सी आप सभी का राइट आंसर माना जाएगा। और हजारी प्रसाद द्विवेदी की पुस्तक हिंदी साहित्य का पूरा नाम हिंदी साहित्य का आदिकाल है। हिंदी साहित्य का आदिकाल, ये भी बड़ी प्रसिद्ध पुस्तक है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की। फिर उसके बाद में आपका अगला प्रश्न है, सूची 1 का मिलान सूची 2 से करना है। परीक्षा गुरु उपन्यास है, उसके प्रकरण हैं और उनके शीर्षक हैं, उसे हम लोगों को मिलान करना है। तो सबसे पहले है प्रकरण 1। इसका नाम क्या है प्रकरण 1 का? सौदागर की दुकान। प्रकरण 2 का नाम क्या है? तो वो है अकाल में अधिक मास। फिर प्रकरण 3, इसका नाम क्या है? संगति का फल। और प्रकरण 4 का नाम क्या है? मित्र विलाप। एक बार फिर से देखते हैं। प्रकरण 1 सौदागर की दुकान, प्रकरण 2 अकाल में अधिक मास, प्रकरण 3 संगति का फल, प्रकरण 4 का नाम है मित्र विलाप। तो इस प्रकार आपका मिलान किया गया है। और कूट के रूप में आपका इसमें सही उत्तर क्या होगा? तो विकल्प सी आप लोगों का राइट आंसर माना जाएगा। फिर जो है परीक्षा गुरु उपन्यास के अन्य प्रकरणों के विषय को भी हम लोग जान लेते हैं। प्रकरण 5 का नाम है विषयासक्त, प्रकरण 6 का नाम है भले बुरे की पहचान, प्रकरण 7 का नाम है सावधानी यानी कि होशियारी, और प्रकरण 8 का नाम है सब में हाँ। तो ये कुछ प्रकरण हैं परीक्षा गुरु उपन्यास के। फिर उसके बाद में परीक्षा गुरु लाला श्रीनिवास दास के द्वारा रचित उपन्यास है। किसका उपन्यास है? लाला श्रीनिवास दास का। इसका प्रकाशन 1882 में हुआ है। और इस उपन्यास में 41 प्रकरण है। कितने प्रकरण हैं? 41 प्रकरण हैं। फिर आपका अगला प्रश्न है, सूची 1 का मिलान सूची 2 से करना है। यानी एक तरफ है नाटक और दूसरी तरफ है उनके पात्र। पात्रों का नाटकों से आपको मिलान करना है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कौन सा पात्र किस नाटक से है। तो सबसे पहले नाटक है चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त नाटक का पात्र कौन है इनमें से? तो वो है लीला। कौन है? लीला। फिर है स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त नाटक का पात्र कौन है? मालिनी। फिर है अंजो दीदी। अंजो दीदी नाटक का पात्र कौन है? तो उनका नाम है अनिमा। फिर है आषाढ़ का एक दिन नाटक का पात्र कौन है? प्रियंगु मंजरी। एक बार पुनः, चंद्रगुप्त नाटक का पात्र लीला, स्कंदगुप्त नाटक का पात्र मालिनी, अंजो दीदी नाटक की पात्र अनिमा, और आषाढ़ का एक दिन नाटक की पात्र कौन है? प्रियंगु मंजरी।
तो ये आपका सही मिलान हुआ। और कूट के रूप में आपका उत्तर कौन सही होगा इस प्रश्न में, तो आप सभी लोगों का विकल्प डी राइट आंसर माना जाएगा। हम लोग आगे बढ़ते हैं। चंद्रगुप्त तथा स्कंदगुप्त नाटक के रचनाकार कौन है? जयशंकर प्रसाद जी। किसके नाटक हैं ये दोनों? चंद्रगुप्त स्कंदगुप्त जयशंकर प्रसाद। अंजू दीदी नाटक के लेखक कौन है? उपेंद्र नाथ अश्क जी। और आषाढ़ का एक दिन नाटक किसका है? मोहन राकेश जी का। उसके बाद में फिर अगला आपका प्रश्न है, सूची 1 का मिलान सूची 2 से करना है। यानी कि पत्र पत्रिकाएं हैं और उनके संपादक हैं। एक तरफ है पत्र पत्रिकाएं, दूसरी तरफ उनके संपादक हैं। तो सज्जन कीर्ति सुधाकर, सज्जन कीर्ति सुधाकर इस जो है पत्र के संपादक कौन है? तो बंशीधर जी। कौन है? बंशीधर जी। फिर है प्रयाग समाचार, इसके संपादक कौन है? देवकी नंदन त्रिपाठी जी। फिर पत्र है शुभचिंतक, इसके संपादक कौन है? सीताराम जी। फिर है बिहार बंधु, इस पत्र के संपादक कौन है? केशवराम भट्ट जी। एक बार हम लोग पुनः देखेंगे। सज्जन कीर्ति सुधाकर के संपादक कौन है? बंशीधर जी। प्रयाग समाचार के संपादक कौन है? देवकी नंदन त्रिपाठी। शुभचिंतक के संपादक कौन है? सीताराम जी। और बिहार बंधु के संपादक कौन है? केशवराम भट्ट जी। तो यहाँ पर आप सभी लोगों का सही मिलान किया गया है। और कूट के रूप में आप इस प्रश्न में देखेंगे तो आपका विकल्प सी राइट आंसर माना जाएगा। हम लोग आगे बढ़ते हैं। बिहार बंधु पत्रिका का प्रथम प्रकाशन जो है कब हुआ है? 1872 ईस्वी में। सज्जन कीर्ति सुधाकर पत्रिका का प्रथम प्रकाशन कब हुआ है? 1879 ईस्वी में। प्रयाग समाचार पत्रिका का प्रथम प्रकाशन कब हुआ है? 1883 ईस्वी में। और शुभचिंतक पत्रिका का प्रथम प्रकाशन कब हुआ है? 1883 ईस्वी में। जबलपुर से ये पत्रिका निकलती है। फिर आपका अगला प्रश्न है, मेरी तिब्बत यात्रा में सत्य कथन है। मेरी तिब्बत यात्रा में सत्य कथन कौन कौन से हैं? तो चलिए हम लोग देखते हैं इसमें कौन से कथन सही हैं। भारत के नालंदा के नाम पर जहाँ तक लंका में एक नालंदा, वहाँ तिब्बत भी उससे वंचित नहीं है। तिब्बत में गधे वाले 9 से 10 बजाकर चलते हैं, वहाँ खच्चर वाले 2-3 घंटा रात रहते ही चल देते हैं। तिब्बत में सुरक्षित भारतीय ग्रंथों की सूची बिहार उड़ीसा रिसर्च सोसाइटी जर्नल के भाग 21 में छपी है। फिर अगले कथन है, इलाके के अफसरों को नेपाल में जोडुपोन कहते हैं और उसके इलाके को जोडू कहा जाता है। भोटिया लोग छुपे यानी चोगा के दामन से खाने पीने की चीज़ों के छू जाने से बहुत परहेज करते हैं। तो इसमें कौन कौन से कथन सही हैं मेरी तिब्बत यात्रा के विषय में? भारत के नालंदा के नाम पर जहाँ लंका में एक नालंदा है, वहाँ तिब्बत भी उससे वंचित नहीं है, ये बात गलत है। फिर दूसरा है, तिब्बत में गधे वाले 9-10 बजाकर चलते हैं, वहाँ खच्चर वाले 2-3 घंटा रात रहते ही चल देते, ये कथन सही है। तिब्बत में सुरक्षित भारतीय ग्रंथों की सूची बिहार उड़ीसा रिसर्च सोसाइटी जर्नल के भाग 21वें में छपी, ये बात क्या है? गलत है। फिर अगला है, इलाके के अफसरों को नेपाल में जोडुपोन कहते हैं और उसके इलाके को जोडू कहा जाता है। भोटिया लोग, ये सही है। भोटिया लोग छुपे चोगा के दामन से खाने पीने की चीज़ों को छू जाने से परहेज करते, ये भी सही है। यानी आपका उत्तर क्या होगा? बी, डी और ई, जिस विकल्प में होगा वही आपका सही उत्तर माना जाएगा। तो बी, डी, ई किस में है? आपका
विकल्प सी में है और यही आपका सही उत्तर है। फिर उसके बाद में मेरी तिब्बत यात्रा राहुल सांकृत्यायन द्वारा रचित, ये क्या है? एक यात्रा वृत्तांत है जिसका प्रकाशन 1937 में हुआ है। भारत के नालंदा के नाम पर जहां लंका में एक नालंदा, वहां तिब्बत भी उससे वंचित नहीं है। तिब्बत में सुरक्षित भारतीय ग्रंथों की सूची बिहार उड़ीसा रिसर्च सोसाइटी जर्नल के 21वें भाग में छपी है। इलाके के अफसरों को नेपाल में जोडुपोन कहते हैं और उसके इलाकों को जोडू कहा जाता है। भोटिया लोग छुपे चोगा के दामन से खाने पीने की चीज़ों को छू जाने से परहेज करते हैं। मेरी तिब्बत यात्रा की विषय सूची क्या है? लहासा से उत्तर की ओर, चार्ट की ओर, शक्य की ओर, एनम की ओर, नेपाल की ओर। फिर उसके बाद में आपका अगला प्रश्न है, सूची 1 का मिलान सूची 2 से करना है। मूर्धहिया में प्रयुक्त शब्द हैं और उनके आशय यानी कि अर्थ हैं। तो सबसे पहले है डांगर। डांगर का आशय क्या है? मरे हुए पशुओं का मांस, उसे कहते हैं डांगर। फिर है अन्यास। अन्यास क्या है? लाल कपड़े में रखी हुई हस्तलिखित पांडुलिपि, उसके अन्यास कहा गया है। फिर है परवाना। परवाना क्या है? ये शव यात्रा के दौरान गाया जाने वाला विशेष भजन है। फिर है बिस्टोरिया। ये क्या है? चांदी का सिक्का है, इसका आशय है। डांगर का अर्थ है मरे हुए पशुओं का मांस। अन्यास का अर्थ है लाल कपड़े में रखी हुई हस्तलिखित पांडुलिपि। परवाना का मतलब है शव यात्रा के दौरान गाया जाने वाला विशेष भजन। और बिस्टोरिया का मतलब क्या है? चांदी का सिक्का। तो यहाँ पर आपका सही मिलान किया गया है और कूट के रूप में हम लोग देखेंगे। इसका सही उत्तर क्या होगा? आपका विकल्प सी राइट जवाब आप लोगों का माना जाएगा। इस प्रश्न के संबंध में हम लोग आगे बढ़ते हैं। यानी आपका जो है मूर्धहिया में प्रयुक्त शब्द और उसका आशय सही मिलान किया गया। डांगर यानी कि मरे हुए पशुओं का मांस, अन्यास यानी कि लाल कपड़े में रखी हुई हस्तलिखित पांडुलिपि, परवाना यानी शव यात्रा के दौरान गाया जाने वाला विशेष भजन, और बिस्टोरिया यानी चांदी का सिक्का। तो प्यारे विद्यार्थियों और साथियों, आज के इस महत्वपूर्ण सत्र को हम यहीं पर विराम देते हैं, जिसमें आप सभी लोगों ने हिंदी साहित्य इतिहास के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला को देखा जाना समझा। हम उम्मीद करते हैं ये सेशन आप लोगों को पसंद आया होगा और यहाँ से कई सारे प्रश्न आपकी परीक्षा में बनेंगे। सेशन को लाइक करिए, अपने साथी मित्रों में शेयर करिए और उन सभी साथियों का भी तहे दिल से हार्दिक आभार जो अंत तक सेशन को वॉच किए हैं। हम मिलेंगे आप सभी को पुनः से नए मॉडल पेपर में एक नई ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय, शुभ रात्रि आप सभी लोगों को विद्यार्थियों।